दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं हमें बनी हुई हैं। और लगातार महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके बारे में कहा जा रहा है काफ़ी कुछ वहाँ परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं आने वाले समय के अंदर। जैसे कि अजीत पवार का जो गुट है, जो अजीत पवार की एनसीपी है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम में उन्हें केवल एकमात्र लोकसभा सीट उनके हिस्से में आई और साथ ही एक नाथ शिंदे को भी उम्मीद के अनुसार वहाँ पर सफलता नहीं मिली। उससे बीजेपी ने जिस तरह की महाराष्ट्र में गठबंधन के नई तरीके की राजनीति की शुरुआत की थी, एनसीपी और शिवसेना में जो टूट का फ़ायदा उन्होंने अपने साथ उन्हें मिलाकर किया था और सरकार का गठन कर लिया था, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जो पूरा इनकी एक गठबंधन है, उसने बहुत बड़ी सफलता महाराष्ट्र के अंदर अर्जित की। और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल यही उठ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी पर भारी पड़ गया है। तो इसको लेकर तमाम तरह की संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घट सकता है। और ऐसे कुछ संकेत, चाहे शरद पवार के बयान हों या दूसरे अन्य दलों जो नेता हैं, चाहे संजय संजय राउत हैं, लगातार इस तरह के बयान भी उनके सामने आ रहे हैं जिसमें वे ऐसी संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और इससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। खास तौर से जिस तरह से अजित पवार की नाराज़गी मंत्रिमंडल गठन जो केंद्र में हुआ है उसके पश्चात सामने आई है, उसने भी बड़ी संभावनाओं को जन्म दे दिया है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घट सकता है? क्या वहाँ की राजनीतिक उठापटक का जो दौर शांत लग रहा था, क्या उसमें कई नई संभावनाएं जन्म ले चुकी हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र से, नागपुर से आने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ विवेक देश पांडे जी जुड़े हुए हैं, नागपुर से, महाराष्ट्र से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विवेक जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वह महाराष्ट्र की राजनीति को, जो उसकी नब्ज़ है, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसको जानते भी हैं कि वहाँ की राजनीति में किस तरह से क्या उथल पुथल की हो सकती है, क्या आने वाले समय में क्या नया घटनाक्रम घट सकता है। तो विवेक जी, जैसे कि राजनीतिक घटनाक्रम जो लोकसभा चुनाव के पश्चात महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को रेखांकित भी कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह की संभावनाएं वहाँ पे बन रही हैं या आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में महाराष्ट्र में होने हैं उसे वह बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य को आप किस तरह से देख पा रहे हैं, उसमें क्या आप संकेत ढूंढ पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद तुरंत 2-3 महीने में ही अ, अभी विधानसभा के चुनाव है। और दो जो अलग-अलग गठबंधन है, एक तो महायुति है और एक महाविकास अघाड़ी। दोनों भी मतलब महाविकास अघाड़ी की कोशिश रहेगी कि जो जिस तरह का यश उनको मिला है लोकसभा इलेक्शन में, वो विधानसभा इलेक्शन में भी उसको दोहराएँ। और महायुति की कोशिश ये रहेगी जो नुकसान उनको हुआ है, उस नुकसान को वो उसकी भरपाई कर वो विधानसभा में फिर से एक बार अपना जो अपनी ताकत है, उसको रीएस्टेब्लिश करें। ये दोनों अलग-अलग उद्देश्यों से लेके 2 गठबंधन जो है अभी इस इलेक्शन में फिर से एक बार एक-दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। तो अभी ये है कि महायुति की ताकत तो करीब-करीब 180 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में घट गई है। जो नतीजे सामने है उसमें से पता चला है कि 180 में महायुति को महायुति पीछे और महाविकास आघाड़ी आगे है। करीब-करीब 150 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है उसमें महायुति आगे है। महायुति यानी भाजपा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। तो ये अभी चैलेंज ये है कि महाविकास आघाड़ी की जो 180 सीट असेंबली में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त है, उसको वो मेंटेन करें और भी उसमें ऐड करें। और महायुति जो है बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। 180 से 150 यानी केवल 30 सीटों का 30 असेंबली सेगमेंट्स में वो पीछे है। तो वो उसको कवर अप तो कर सकती है क्योंकि वैसे भी ओवरऑल वोट शेयर में तो बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है।
महाविकास आघाड़ी की जो उसका जो वोट शेयर है वो केवल 1-1.5% से ही ज़्यादा है, 0.3% से ही ज़्यादा है। और इसी बात से जो महायुति जो है उनकी उम्मीदें भी बनती है कि वोट शेयर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है और कभी भी उसको उसकी भरपाई की जा सकती है। तो उस आशा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और जो सोशल नैरेटिव जो एक संविधान को लेके बना था, उसको लोगों के मन से निकालने की एक कोशिश के तौर पर वो एक कैंपेन भी करने वाले हैं और उसमें बाकी भी मुद्दे रहेंगे जिसमें शायद घर-घर चलो ऐसा कुछ कैंपेन का नाम वो उन्होंने तय किया है और जिसके तहत वो लोगों के पास पहुँचेंगे और जो भी लोगों की धारणाएँ हैं बीजेपी के बारे में अगर किसी तरह की कोई नेगेटिव परसेप्शन है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका एक प्रोग्राम बना है। और ये बात सही है कि महायुति के अंदर पार्टियों के बीच में एक तरह से जिसको हम कहते हैं डिस्कॉर्ड है और मतभेद है, ये भी है और खटास भी है, मनमुटाव भी है। वो तो होता है जब मतलब कोई भी गठबंधन हारता है तो गठबंधन के अंदर इस तरह की खींचातानी होती है, वो हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से गठबंधन की ताकत जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज भी आप एक 150 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अगर बढ़त है और वोट शेयर में सिर्फ 0.3% का ही फ़र्क है, इसका मतलब महायुति की ताकत भी अच्छी बनी हुई है। उनको सिर्फ उसको और 3 महीने में और सरकार उनके हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट भी उनके हाथ में है और केंद्र की सरकार भी उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज़ तो बाकी सारे जो एक सरकार होने के एडवांटेजेस है वो उनके पास है। तो वो इस गैप को भरकर निकाल सकते हैं और इस बात का ध्यान महाविकास अघाड़ी ने रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैप है वो बहुत कम है और उसको जो भी बढ़त उनको मिली है उस बढ़त को सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना है, तो उस बढ़त को सब्सटेंशियली आगे बढ़ाना है ताकि महायुति जो है वो उनके साथ में कहीं मतलब कैचअप करके आगे ना निकल जाए। तो ये भी महाविकास आघाड़ी को करना है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज जो है महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा है। ये ठीक है कि महायुति जो है वो अभी उसने लोकसभा इलेक्शन में उनको सेटबैक मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असेंबली इलेक्शन में वो और भी पीछे चली जाएगी। तो क्योंकि वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पुराने गलतियों से जल्दी सीखती है और उसमें से किस तरह से रास्ता निकाला जाए आगे और फिर से वही यश प्राप्त कैसे किया जाए, इसका प्रबंध वो अच्छे से करते हैं और इस बात को महाविकास आघाड़ी वाले की पार्टनरशिप को ध्यान में रखना होगा और जो टेम्पो उन्होंने बनाया उस टेम्पो को उनको आगे बढ़ाकर चलना होगा। उस टेम्पो को कहीं भी कम नहीं होने देना चाहिए। 24/7 आने वाले 4 महीने तक महाविकास आघाड़ी को बहुत मेहनत करनी होगी। प्रशांत। जी जी, जैसा आपने कहा कि जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई देती है और दोनों पक्षों के सामने ही कहीं ना कहीं बढ़त बनाने का मौका है। कौन बात हो जाती है कौन अपने संगठन के स्तर पर ज़्यादा मेहनत करता है वहाँ के 3-4 महीने के अंदर। लेकिन जिस तरह से अगर महायुति की बात करें, इसमें शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजित पवार है और बीजेपी का जो गठबंधन है ये, इसमें जिस तरह से केंद्र सरकार जब से बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसके पश्चात कुछ विरोध के स्वर जो अंदर खाने पैदा हुए हैं। जैसे अजित पवार कैबिनेट मंत्री पद ना मिलने से नाराज़ हैं कि उनका कहना है कि राज्य मंत्री हमें दिया जा रहा है लेकिन हम कैबिनेट से कम पर कोई राजी नहीं है। उस पर एकनाथ शिंदे भी मंत्रिमंडल गठन से खुश नज़र नहीं आते हैं, जो चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो वैसे में जो विरोधाभास अंदर पैदा हो रहा है, जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, उसका कितना असर महाराष्ट्र की राजनीति में आप देख पा रहे हैं? जी, विरोधाभास तो है लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या दूसरा ऑप्शन है? उनको तो बीजेपी के साथ ही आना है, उनका भविष्य तो अभी बीजेपी के साथ ही जुड़ा है। तो नाराज़गी व्यक्त करना ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीति करते समय आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती है। अब एक थोड़ा-सा बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के हिसाब से ये सारी बातें करनी पड़ती है। लेकिन अंततोगत्वा उनको भी पता है कि उनका भविष्य जो है वो बीजेपी के भविष्य से जुड़ा है। वो बहुत ज़्यादा कहीं बीजेपी के साथ में झगड़ा करेंगे, मनमुटाव आगे बढ़ाएँगे ऐसा मुझे लगता नहीं। वो उनको आखिर बीजेपी जो एक फ़ॉर्मूला उनको देगी उस फ़ॉर्मूले को एक्सेप्ट करना होगा और फिर पूरी अपनी ताकत के साथ बीजेपी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ना होगा। नहीं तो अभी जितनी उनकी ताकत कम हुई है, उससे भी और ज़्यादा ताकत कम हो सकती है। जी जी जी। जैसा आपने कहा कि उनकी ताकत और भी कम हो सकती है। अच्छा, जैसे कि बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मिल लिया था, उनका मानना था कि इनके दोनों के आने से महाराष्ट्र की राजनीति में हमारी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी रही है और जिस तरह की इनके बारे में जो वहाँ पे धारणा बनी है, तो ऐसा लगता है कि आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों बोझ बन गए हैं बीजेपी के लिए, लाइबिलिटी बन गए हैं। क्या उसका नुकसान बीजेपी को आने वाले समय में कुछ हो सकता है? नहीं देखिए, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी वगैरह वाला मामला नहीं है। एकनाथ शिंदे जी को 7 सीटें मिली है, कम नहीं होती 7 सीटें, अपेक्षा अपेक्षा से ज़्यादा मिली है। क्योंकि चुनाव से पहले तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे 1-2 सीटों पर ही सिमट जाएँगे। उनको 7 सीटें मिली हैं। ये ठीक है कि एनसीपी तो 4 ही जगह पर लड़ी, तो 4 में से 1 जीती, 2 जीत जाती तो शायद 50% स्ट्राइक रेट से थोड़ी-सी उनकी एक इज़्ज़त भी बढ़ जाती, लेकिन एक की सीट जीतने की वजह से उनकी जो एक बार्गेनिंग पावर कम हुई है वो है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो 7 सीटें उद्धव ठाकरे को 9 सीटें और एकनाथ शिंदे को 7 सीटें, सिर्फ 2 ही सीटों का फ़र्क है। इसका मतलब ये एकनाथ शिंदे बहुत बुरी स्थिति में ऐसा नहीं है, वो अच्छी ही स्थिति में है, ऐसा बोलना चाहिए। अच्छी स्थिति में बताया मतलब उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। हाँ, अजीत पवार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अजीत पवार जाकर जाएँगे कहाँ? ऑलरेडी उनके तरफ दिखने का जो बीजेपी का नज़रिया है, वो एक तरह से ऐसा हो गया है कि भई आप हमारे साथ रहें ना रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको वापस जाना होगा, अगर जाना है तो शरद पवार के पास जा सकते हैं वापस। लेकिन उसके लिए फिर उनको बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, और शरद पवार उनको लेंगे या नहीं। मुझे लगता है वो अगर माफ़ी माँग ले तो शरद पवार ले भी लें उनको, और शरद पवार के साथ चले जाएँगे तो थोड़ा-सा उनका फ्यूचर भी बनेगा। लेकिन क्या वो करेंगे ऐसा, और क्या शरद पवार उनको एक्सेप्ट करेंगे? ये भी सवाल है। तो ऐसा है कि सारे फैक्टर्स का विचार करते हुए मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी जो है महाराष्ट्र की, वो बहुत ज़्यादा बदलेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। जो सेंटिमेंट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बना है, वो एकदम रिवर्स हो जाएगा और महायुति को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा ऐसा तो आज तो नहीं लग रहा है। अब 2-3 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है हमको पता नहीं। हमने लोकसभा में देखा, 2-3 महीने में बहुत फ़र्क पड़ गया। पड़ सकता है। अगर लोग मतलब पूरा जो संविधान का एक नैरेटिव चला, बहुत सारी न जो लाभार्थी पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव चला कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जिस तरह के प्रॉमिसेस दिए गए, गारंटी की बात की गई, 2 महीने में परिस्थिति बदल सकती है। तो आज लेकिन जो स्थिति है उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि आज तो पलड़ा महाविकास आघाड़ी का भारी है, प्रशांत जी। जी 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 जी। जैसे बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी का पलड़ा कहीं भारी दिखाई देता है। अच्छा, जो रिजल्ट जैसे आए हैं उसमें कांग्रेस ने बड़ा अच्छा गेन किया पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ में महाराष्ट्र में उभर के आ रही है। तो उसमें महाविकास अघाड़ी की राजनीति में कुछ क्या तब्दीली आ रही है कि क्या कांग्रेस बड़ा प्लेयर बनेगी विधानसभा चुनाव में, या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही पूरा महाविकास अघाड़ी अपना चुनाव कंपेनिंग चलाएगी? जी, नहीं, हाँ, ताकत कांग्रेस की बड़ी है, और अभी उसका बार्गेनिंग पावर भी उसकी वजह से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी का कोई फेस आपको बताना है कि ये महाविकास आघाड़ी का फेस है, तो आप को उद्धव ठाकरे का फेस आपके पास, शरद पवार तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन कल जाकर अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसकी जब चर्चा होगी तो फेस तो उद्धव ठाकरे का ही सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि ताकत कांग्रेस की बड़ी है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो इमेज है और उद्धव ठाकरे की जो एक क्रिटिकल उनका जो मास है, उनके पास एक जो लोगों का सपोर्ट उनको है, एक सिंपैथी है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर महाराष्ट्र में है, और कांग्रेस को उनको साथ लेकर ही चलना होगा, और शरद पवार तो है ही। तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बड़ी है, इसका मतलब कांग्रेस शिवसेना को बहुत उद्धव ठाकरे को खदेड़ देगा या फिर शरद पवार को खदेड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। काफ़ी समझदारी से तीनों अभी तक उन्होंने काम लिया है। ये बात ठीक है कि हम 288 पूरी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसा संजय राउत ने कहना, फिर और किसी ने कांग्रेस के कहना कि हम भी पूरी 288 लड़ेंगे। ये तो इस तरह का एक पोस्चरिंग
चलते रहता है पॉलिटिक्स में, करना पड़ता है। तो किया है, लेकिन आखिरकार मुझे लगता है वो जिस समझदारी से अब तक आए हैं उसी समझदारी से आने वाले 3 महीने वो अपना जो एडवांटेज उनके पास है उसको खोना नहीं चाहेंगे। 3 महीने के अंदर जो स्थिति प्लस से माइनस में चली जाए ऐसा तो कुछ वो करेंगे ऐसा लगता नहीं। करना तो नहीं चाहिए प्रशांत जी। जी जी जी। नहीं, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग सामने महागठबंधन की जो महाविकास आघाड़ी की जो अंडरस्टैंडिंग बनी रही है इतने समय के पश्चात भी, इतनी उठापटक के पश्चात भी वो तीनों पार्टियां एकजुट रही हैं, तो आने वाले समय में जिस तरह का उनका एकजुटता और आने वाले समय में उम्मीद है कि वह उनकी एकजुटता बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ मराठी राजनीति भी एक बड़ी, मराठी मानुष की भी राजनीति बड़ी हावी रही है महाराष्ट्र के अंदर हमेशा, और सेंटिमेंट्स हमेशा रहा है। और मराठी राजनीति के जिस तरह से कहा जाता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मतलब काफ़ी कुछ इसमें वह मराठी जनमानस के अंदर अपनी पहचान को जिस तरह से उनकी स्थापित रही है शिवसेना की, उसी को वह आगे बढ़ा, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो मराठी राजनीति है, मराठा की जो राजनीति महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें क्या आप सेंटिमेंट्स देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर वर्सेस उद्धव ठाकरे की बात करें तो इसमें कौन ज़्यादा एडवांटेज में है, क्या लगता है आपको? जी एक्चुअली जहाँ तक देखो दो बातें, एक मराठी सेंटीमेंट अलग है और मराठा वाला एंगल जो है वो अलग है। मराठी अस्मिता की जो बात होती है वो जनरली पश्चिम महाराष्ट्र और बम्बई, वो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ वो बहुत ज़्यादा मुद्दा चलता है। बम्बई में भी है, जब महाराष्ट्र की कुछ इंडस्ट्रीज गुजरात चली गई तो वो मुद्दा काफ़ी चला और उसको काफ़ी लोगों के बीच में उस मुद्दे की चर्चा भी थी। तो एक महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाला भी एक एलिमेंट लोकसभा चुनाव में काफ़ी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में काम करेगा। तो मराठी अस्मिता तो होती ही है, वो रहेगी। उसका एडवांटेज उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो आम नागरिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई जो किसी ने अगर पार्टी तोड़ दी है तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, ऐसा नहीं है। अब की बार जो 7 सीटें इनको मिली है उसमें आप देखिए चूंकि वो बीजेपी के साथ लड़े हैं, अगर एकनाथ शिंदे अलग लड़ते और उद्धव ठाकरे भी इंडिपेंडेंटली लड़ते तब जाकर सही ताकत जो है दोनों की हमको पता चलती। आज तो दोनों की सही ताकत इंडिविजुअली क्या है ये पता चलना मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की ताकत ज्यादा है एकनाथ शिंदे से, इसमें कोई शक नहीं। तो कोई कारण ही नहीं है कि ओरिजिनल ठाकरे फैमिली का जो सदस्य है उससे ज्यादा किसी और बाहर का व्यक्ति जो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का फॉलोअर कहता है और कहता है कि नहीं उसका जो बेटा है वो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसी को खत्म कर रहा है, ऐसा जो कहेगा उसके खिलाफ ही जनरल सेंटिमेंट रहेगा और सिंपैथी उद्धव ठाकरे की तरफ ही रहेगी, जो रही है इस इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में वही सिंपैथी वो फैक्टर बना रहेगा उद्धव ठाकरे के पक्ष में विधानसभा में भी, ऐसा मुझे लगता है। जी 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 जी। अच्छा, जो उद्धव ठाकरे अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनको चेहरा, जैसा आपने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ेगा विधानसभा चुनाव में। अगर हम बीजेपी के परिप्रेक्ष्य की बात करें, बीजेपी के दृष्टिकोण की बात करें, इस समय एकनाथ शिंदे उनके मुख्यमंत्री हैं गठबंधन के, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में वे एकनाथ शिंदे के चेहरे के रूप में को लेकर आगे बढ़ेंगे या उसमें कुछ अलग तरह की कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? एक तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा आपका, ये तो एक फैक्टर रहेगा ही। हाँ, अगर महायुति इकट्ठा इलेक्शन लड़ रही है तो आपका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है आपका कैंडिडेट, ये तो सवाल उठेगा ही। तो उसमें फिर किसका नाम वो आगे करते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने तो रिजाइन कर दिया, हालांकि कांग्रेस वो जो बीजेपी की कोर कमेटी है उन्होंने उनको बताया है कि नहीं आपका रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको कंटिन्यू करना है और आपको सारा इलेक्शन की दृष्टि से पार्टी को तैयार करना है। तो जो कोर कमेटी की जो मीटिंग है उसमें तय हुआ है, तो अभी वो बने रहेंगे बीजेपी के लीडर महाराष्ट्र में, इसमें अभी कोई शक नहीं रहा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को किया जाएगा या फिर अजीत पवार को किया जाएगा, ये तो सवाल है ही। कुछ तो आपको कोई तो एक नाम आपका सर्कुलेशन में आना चाहिए। जैसा केंद्रीय जहाँ तक केंद्र सरकार की बात होती है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात होती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये एक सवाल रहता है। उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो महाविकास आघाड़ी के पास तो उद्धव ठाकरे है, महायुति के पास कौन है ये सवाल पैदा होगा।
जो कल तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, क्या आज वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या फिर एकनाथ शिंदे को ही आगे बढ़ाएँगे? उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो वो एक बहुत मुश्किल मामला बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि आज तक जो जो मुख्यमंत्री है, उसको आप उप मुख्यमंत्री बनाएँगे या फिर उसका चेहरा सामने न करते हुए जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उसको मुख्यमंत्री पद के लिए आप सामने करेंगे, तो इससे लोगों में भी कन्फ्यूजन होगा। उससे शिवसेना के जो मतलब एकनाथ शिंदे के जो गुट वाले हैं, उनमें भी एक तरह से नाराज़गी होगी। उनके वोटर्स में भी नाराज़गी होगी, उनकी जो एमएलएज़ हैं, एमपी उसमें भी नाराज़गी होगी कि अभी अगर मुख्यमंत्री अपना नहीं रहा, तो जो एमएलएज़ होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, उनका भी एक तरह से नुकसान होता ही है। क्योंकि फिर मुख्यमंत्री आपका रहा तो बात आपकी चलती है राज्य में ज़्यादा, तो वो एडवांटेज एकनाथ शिंदे का निकल जाएगा। तो अगर देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, वो नाराज़ हो जाएगा या फिर वो ऐसा करेंगे, किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे। कहेंगे कि मुख्यमंत्री पद की बात है, वो दूर की है, वो दूर की कौड़ी है, जब इलेक्शन हो जाएगा, नतीजे आएँगे, उसके बाद हम देखेंगे बलाबल किसका क्या है और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज तो हम जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, आज तो हम जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व, कुछ तो कहना होगा। तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्या कहते हैं, ये देखने की बात है, प्रशांत। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जो आने वाले समय में ये चर्चा का विषय जरूर रहेगा कि बीजेपी के अंदर कि किसके चेहरे पर वह विधानसभा चुनाव में जाए। और लेकिन जिस तरह की बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर रही है, पूरी राजनीति को होल्ड करने की जो राजनीति रही है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की जो राजनीति उनकी पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के को लेकर आगे बढ़ने की संभावनाएं तो कम दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जब वो बीजेपी पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को आगे बढ़ने अपने नेतृत्व के अंदर अपने किसी नेता का चेहरा आगे करने की कोशिश में अगर दिखाई देगी विधानसभा चुनाव में, तो कैसे उनके मतभेद सामने आ सकते हैं पूरे गठबंधन के अंदर? क्योंकि एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि मैं आगे रहूं पूरे नहीं, विधानसभा चुनाव में। कहने के लिए मतभेद तो दोनों के अंदर के सामने आ सकते हैं। अगर देखिए कांग्रेस की ताकत बड़ी है और अगर विधानसभा में जो नतीजे आएँगे, उसमें अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा एमएलए वाली पार्टी बनती है, तो फिर कांग्रेस के अंदर से एक पुकार होगी, एक माँग होगी कि भई मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो। हाँ, उस समय फिर शिवसेना क्या कहती है, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी और शिवसेना जब 2019 में जीते थे, इकट्ठा जब लड़े थे, जीते थे, उस समय बीजेपी की 122 सीटें और शिवसेना की कम सीटें थी। उसके बावजूद शिवसेना चाहता था कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री बने। अगर कुछ उसी तरह की बात शिवसेना अब भी करती है, वो कांग्रेस के साथ करती है, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो फिर उनके बीच में भी आपसी मतभेद तो बढ़ ही सकते हैं, उनके बीच में भी झगड़े हो सकते हैं। उसी तरह से महायुति में भी हो सकते हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो महाविकास आघाड़ी में बहुत सुचारू रूप से सब हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम्स महायुति में ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि महायुति में सुचारू रूप से कुछ तय हो जाए और महाविकास आघाड़ी में झगड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है, प्रशांत। बिल्कुल ठीक है कि संभावनाएं दोनों तरफ है कि क्या घटे भविष्य में, क्या घटेगा वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अच्छा एक बात और है कि सब बम्बई की इसको एक सीट पे नॉर्थ वेस्ट जो मुंबई की लोकसभा सीट है उस पर बड़ी चर्चाएं हैं, लगातार वह भी एकदम चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है उसको लेकर, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो बल्कि डिनाई किया है कोई घपला नहीं है, कोई ऐसा नहीं मामला है कि जिसमें कि ईवीएम को हैक किया जा सके। आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ की इस बात को लेकर, इस सीट को लेकर किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसमें क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं आने वाले समय के अंदर कि जांच जो वहाँ पर जो जांच हो रही है उसके अंदर उसमें क्या कुछ निकल के आया, कुछ ऐसा जो आपको पता हो विशेष रूप से? नहीं, वो तो बता पाना मुश्किल है। अगर वहाँ पे कुछ अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो वो तो जब उसकी इंक्वायरी होगी तभी सामने आएगा। सिर्फ वो जो एक फ़ोन वाला मामला है, उनका जो एक आदमी बाइकर का फ़ोन लेकर घूम रहा है और वो फ़ोन जो है एक्चुअली किसी निर्वाचन अधिकारी का है, जिसको उस फ़ोन को का कुछ कोई सॉफ्टवेयर होता है ऑनकोर नाम का, काउंटिंग के समय उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। तो उस व्यक्ति का जो फ़ोन है, वो फ़ोन बाइकर के आदमी के पास कैसे गया और वो फ़ोन लेकर घूम रहा है, किस कारण से, किस वजह से?
और उस आदमी ने अपना ऑफिशियल फ़ोन दिया कैसे उसके पास? ये सवाल है। तो क्या उस फ़ोन का इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए किया गया है? क्या उससे हैकिंग हो सकता है? इस तरह की चर्चाएँ हैं अब। कोई ये मामला कोर्ट में अगर जाता है, तो वहाँ पर तय होगा क्या हुआ है। लेकिन फ़ोन वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, वो जो उसका माइकर का आदमी है, वो तो बिल्कुल इल्लीगल है और उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन वो और दूसरे आदमी का अगर खुद का भी फ़ोन लेकर घूमता होता तो बात अलग है। लेकिन वो निर्वाचन में जो एक इन्वॉल्व्ड अधिकारी है, उसका फ़ोन वो लेकर घूम रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो क्या कर रहा था? तो उसमें अगर कहीं कुछ प्लानिंग था, कुछ गड़बड़ी थी, तो वो क्या थी? क्या करने गया था वहाँ पर? वो फ़ोन से क्या कर रहा था? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों की अगर बहुत ही प्रामाणिकता से तफ्तीश की जाए, हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो सामने आए, नहीं तो उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, मामला खत्म है। इस तरह से भी बताया जाएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो उनके हाथ में है। गवर्नमेंट उनके हाथ में, पूरी मशीनरी उनके हाथ में। चाहे जिस तरह से अपना उस प्रकरण का जो कुछ भी निकाल है ना? वो अपनी तरफ से जो भी नतीजा है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं और कहेंगे कि नहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कुछ इल्लीगल नहीं है, सब ठीक है। इस तरह की बात करेंगे वो और उसको रफ़ा-दफ़ा कर देंगे। प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि सिस्टम उनके हाथ में, व्यवस्था उनके हाथ में, किस तरह से वह जांच करते हैं तो आने वाला समय बताएगा। कि जिस तरह से कुछ नेताओं की पाला बदल की खबरें लगातार महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, और संजय राउत या दूसरे अन्य नेता बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि कुछ बड़े नेता एकनाथ शिंदे गुट के, चाहे अजित पवार गुट के पाला बदल सकते हैं। इसमें क्या संभावना, या कुछ ये केवल कहने की बात है, या इसमें कुछ आप दम देख रहे हैं इन बातों में? नहीं, नहीं, इसमें दम है और ये इस तरह की बात क्योंकि क्या है महाराष्ट्र में लोगों का जो मत है, वो अगर महायुति के खिलाफ जा रहा है, वो ठीक है कि वोट शेयर अभी भी उनका उतना ही है, वोट शेयर कम नहीं हुआ है, बस 0.3% कम हुआ है, ठीक है। लेकिन एक सेंटिमेंट जो बना हुआ है, वो सेंटिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पब्लिक सेंटिमेंट महायुति के अगेंस्ट में है, तो विधानसभा में एडवांटेज और 180 सीटों पर उनको बढ़त है, तो विधानसभा में एडवांटेज तो उनको है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की तरफ से महायुति की तरफ कुछ लोग अगर जाने की कोशिश करें या फिर चले जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर वो ये होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि बड़े स्केल पर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ संभावना आप देख पा रहे हैं कि कुछ नेता इधर से उधर जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और, जैसे आपने कहा कि सेंटिमेंट्स की बात की, एक परसेप्शन की बात की, तो आम आदमी जो है महाराष्ट्र का, उसकी चर्चाओं में किस तरह का आप रुख देख पा रहे हैं, किस तरह का सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र के लोगों की चर्चाओं में सामने आ रहे हैं? क्या परसेप्शन एक बन रहा है महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव के लोगों की, मतलब बातचीत में क्या आप पढ़ पा रहे हैं उनकी बातचीत, जो आम आदमी की बातचीत है? नहीं, अभी आम आदमी क्या सोच रहा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि अभी जस्ट इलेक्शन जस्ट खत्म हुए हैं। जो सेंटिमेंट बना है वो तो है ही अभी। हाँ, उसको किस तरह से बदलने की कोशिश होती है महायुति की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जैसा उनका घर घर चलो कैंपेन जो भी है, उस कैंपेन को किस तरह से चलाते हैं वो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये देखना होगा। आज तो मामला जो है वो पलड़ा जो है महाविकास आघाड़ी का भारी है, ये तो आज तो कहा ही जा सकता है। लेकिन वो सीटों के नंबर के लिहाज से कहा जा सकता है। अगर आप वोट शेयर की बात करें तो फिर मामला दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। बहुत ही कम फ़र्क है, मैं नेग्लिजिबल फ़र्क है, उस फ़र्क को फ़र्क मानना ही नहीं चाहिए। जी जी जी, जैसा आपने बड़े विस्तार से पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उसका वर्तमान का जो परिदृश्य है, उसका बड़ा विश्लेषण किया आपने, और बताया किस तरह के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर सामने आ सकती है। और अगर दोनों गठबंधन की बात करें तो कोई भी ऐसा संतुष्ट भाव से नहीं बैठ सकता है कि सरकार उन्हीं की बन जाएगी। दोनों को लगातार मेहनत करनी होगी, लोगों के बीच लगातार जाना होगा, अपने मुद्दे रखने होंगे, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो या नीतियाँ जो भी हैं उन्हें लगातार लोगों के बीच में रखनी होगी। और निश्चित रूप से बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ उन्हें गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना है। तो जिस तरह के विरोध के सबर उनके गठबंधन में सुनाई दे रहे हैं, वह उनकी चिंता बढ़ा रहा है। वहीं अगर विकास अघाड़ी की बात करें, उन गठबंधन में इस तरह कोई आपस में मतभेद की खबरें सामने नहीं, अभी तक नहीं आई हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं उनके लिए सुकून की बात है कि उनका गठबंधन एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं विवेक देश पांडे जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने धन्यवाद। बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों को समय निकाला। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।